इस वीडियो में हम आपको रिकर्शन का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और रिकर्शन समझने के लिए और रिकर्शन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी सारे टिप्स हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर या जनरल टेम्पलेट रिकर्शन सॉल्व करने के लिए। रिकर्शन फंक्शन जनरली ऐसा होगा, कुछ नाम होगा, रिकर्शन फंक्शन फैक्ट, सम, सीक्वेंस, ऐसा कुछ नाम होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको दो चीज फाइंड आउट करना है। उस प्रॉब्लम को सिंपल कैसे बनाना है, नंबर वन। और नंबर टू, बेस केस यानी लास्ट केस कैसे डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें फैक्टोरियल कब तक कैलकुलेट करना है, जब तक हमारा नंबर वन ना हो, तो उसे हम मानते हैं बेस केस। अगर नंबर इक्वल टू वन तब हम रिटर्न करेंगे। और जनरली इस बेस केस में, जनरली क्या, इस बेस केस में कभी आपका रिकर्सिव कॉल नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी रिकर्शन होगा तो ये फंक्शन कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसी कारण जो आपका बेस केस है, यानी जिस केस से आपका रिकर्शन खत्म करना चाहते हो, वो आप जनरली उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगा और उसके अंदर रिकर्सिव कॉल नहीं होना चाहिए। अब बेस केस के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को कैसे छोटा किया जाए या कैसे प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिटर्न नंबर इनटू फैक्ट ऑफ नंबर माइनस वन, यानी 5 फैक्टोरियल का हमें 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 करा रहे हैं। बाद में 4 को क्या करेंगे हम, रिटर्न 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। तो इस तरह फैक्टोरियल को हम तोड़ते तोड़ते ये रिकर्सिव कॉल में बुलाते जाएंगे। जब नंबर वन होगा तब यहां से रिटर्न होगा। तो फैक्टोरियल का दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि मुझे कब रिकर्शन जाना बंद करना पड़ेगा या कब मेरा बेस केस आएगा। उस बेस केस के पास आप इफ स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, आप एल से भी लिख सकते हो। उसके बाद आप ये सोचना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे आप छोटे प्रॉब्लम में तोड़ सकते हो, वो होगा रिकर्सिव कॉल। जैसे सम में कहा मैंने, n प्लस सम ऑफ n माइनस वन, ठीक है, वो हमारा तोड़ने का था, प्रॉब्लम को छोटा बनाने की कोशिश। अब ये देखिए, सबसे पहला अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिकर्शन में वही सेम फंक्शन, जो फैक्टोरियल फंक्शन है, वही बार बार नहीं दौड़ता, उसकी अलग अलग कॉपी एग्जीक्यूट होते हैं। फैक्टोरियल जब 5 कैलकुलेट कर रहा है उसका एक कॉपी दौड़ रहा है, फैक्टोरियल 4 का एक कॉपी होगा, फैक्टोरियल 3 का एक कॉपी होगा, फैक्टोरियल 2 का एक कॉपी होगा, फैक्टोरियल 1 का एक कॉपी होगा। तो इस तरह हर अलग अलग वैल्यू ऑफ n पे एक एक कॉपी फंक्शन का रन होते होगा साइमल्टेनियसली। लेकिन जब तक फैक्टोरियल ऑफ वन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम फैक्टोरियल ऑफ टू भी रन होते रहेगा, फैक्टोरियल ऑफ थ्री भी रन होगा, फैक्टोरियल ऑफ फोर भी होगा और फैक्टोरियल ऑफ फाइव भी होगा। जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ वन कैलकुलेट होगा, उस समय फैक्टोरियल ऑफ टू का कैलकुलेशन खत्म होगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ टू का कैलकुलेशन खत्म होने के बाद हम फैक्टोरियल ऑफ थ्री कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ थ्री खत्म होने के बाद फैक्टोरियल ऑफ फोर, फैक्टोरियल ऑफ फोर के बाद हम फैक्टोरियल ऑफ फाइव। तो इस तरह मल्टीपल कॉपीज अलग अलग वैल्यूज लेके एक ही समय पे काम करने पे लगे हैं। लेकिन जैसे ही बेस केस आएगा, बेस केस से रिवर्स गियर में आके सारे सॉल्यूशंस जोड़ने की कोशिश करेगा फैक्टोरियल प्रॉब्लम। देखिए, जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तभी बेस केस को आप बुलाते हो, क्योंकि जब अब 5 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल खत्म होगा, 3 फैक्टोरियल कॉल करोगे, 2 फैक्टोरियल कॉल करोगे, केवल लास्ट केस में आप 1 फैक्टोरियल पे आप इवैल्यूएट करोगे, तब बेस केस जाएगा लास्ट में। तो लास्ट जब फंक्शन रन होगा, यानी लास्ट फंक्शन कॉल जो होगा वो बेस केस का ही होगा और वहां से हम रिटर्न करना शुरू करते हैं। और हम ये सारे बेस केस से शुरू करके सारे रिवर्स डायरेक्शन में हम सोल्यूशन कंबाइन करने निकलते हैं, ताकि सोल्यूशन फाइंड आउट करके पूरे प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए टिप्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको 100% याद रखना पड़ेगा कि एक ही फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, एक फंक्शन का मल्टीपल कॉपीज एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं। जब फैक्टोरियल ऑफ 5 रन हो रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 4 भी रन हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, उसे हम कहते हैं सारे फंक्शंस आर इन द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी वो अभी तक प्रोसेस कर रहे हैं, अभी तक प्रोसेस करके बाहर नहीं आए। और हर स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन एक एक अलग वैल्यूज ऑफ डेटा के साथ काम करेगा। कभी n, एक फंक्शन में n का वैल्यू होगा 5, दूसरे कॉपी में होगा n का वैल्यू 4, तीसरे में होगा 3, 2 एंड सो ऑन। ए देखिए,
फैक्टोरियल ऑफ 2 तब तक वेट करेगा जब तक उसे फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू ना मिले। उसी तरह फैक्टोरियल ऑफ 3 वेट करेगा जब तक उसे फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू ना मिले। तो जो पहले के कॉपीज है वो आगे वाले कॉपी के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आगे वाले कॉपीज रिजल्ट दे देंगे और स्टैक से हट जाएंगे, तब एग्जिस्टिंग कॉपीज से हम प्रॉब्लम सॉल्व करके हम ये आंसर हम निचले वाले फंक्शंस को पास ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट होगा तब वो स्टैक से हट जाएगा और फैक्टोरियल ऑफ 2 का कॉपी 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वो भी हट जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू रेडी है, वो 3 फैक्टोरियल को पास करेगा, 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा और स्टैक से हटते जाएगा। तो इस तरह जैसे उससे वैल्यूज मिलते जाएंगे वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेगा और जो उसके पहले जो फंक्शन कॉल किया था उसके पास वो वैल्यूज रिटर्न करेंगे या पास ऑन करेंगे। आप कभी भी ये सोचना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन से एक फंक्शन कॉल होगा, ऊपर चढ़ते जाएगा, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन खत्म होगा उल्टा डायरेक्शन से। जो सबसे लास्ट कॉल हुआ था वो सबसे पहला खत्म होगा, जो सबसे पहला कॉल हुआ था वो सबसे लास्ट एग्जीक्यूशन खत्म होगा, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूशन तब खत्म होने शुरू हो जाएगा जब पहली बार बेस कंडीशन पे, यहां बेस केस पे जब एक रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा, तब से कैलकुलेशन रिवर्स गियर में क्लोज होते आ जाएंगे। अब अगर आप ये सोचिए, अगर आपने एक ऐसा बेस केस हटा दिया और इफ एल्स हटा दिया, सिर्फ आप रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते गए, तो ये अभी क्या हो गया, क्योंकि बेस केस नहीं है, ये फंक्शन रिकर्शन इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, क्योंकि हर बार जब ये फंक्शन कॉल होगा एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यानी एक स्टैक फ्रेम एलोकेट होगा। एलोकेट होते होते, क्योंकि मेमोरी इनफाइनाइट नहीं होता, वो स्टैक फ्रेम मेमोरी के कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मेमोरी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रिकर्शन के द्वारा केयरफुल रहे कि रिकर्शन इनफाइनाइट ना हो। 100% एक बेस केस होना ज़रूरी है, तभी आप रिकर्शन से बाहर निकल सकते हो। अगर आपके पास बेस केस नहीं है तब ये गारंटीड है कि ये इनफाइनाइट रिकर्शन में चला जाएगा। ठीक है, और फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो सारे पहले के सोल्यूशन जोड़ के उसका सोल्यूशन हल कर देगा। अब सबसे आपको अगर रिकर्शन क्लियरली समझना है तब आपको स्टैक फ्रेम यानी एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड ही है जो उस पर्टिकुलर कॉपी ऑफ फंक्शन का डेटा मेंटेन करता है और अभी क्या क्या कैलकुलेशन करना है उसका इंस्टेंस यानी उसका रिकॉर्ड वही मेंटेन करेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड n का वैल्यू 5 मेंटेन करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 n का वैल्यू 4 वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। तो हर एक वैल्यू पे जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम उसका डेटा मेंटेन करेगा उस कॉपी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, आप ये बहुत याद रखना जरूरी है कि हर बार जब आप कॉल करोगे, हर एक बार जब फंक्शन कॉल होगा तब उस फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होते जाएगा। तो उसे कहते हैं कि जब भी आप हर एक फंक्शन को कॉल करते जाओगे, हर कॉल के लिए एक एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन के लिए एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, जितनी बार वो रिकर्शन कॉल में हो जाएगा उतनी बार स्टैक पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे। ये तो हमने आपको समझाया एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करता है, कॉपी ऑफ द पैरामीटर्स, कॉपी ऑफ लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस टू द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, ये सारे ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम मेंटेन करता है। ठीक है, जब रिटर्न आएगा, जब रिटर्न हो जाएगा हर फंक्शन से, समझ लीजिए मैं रिटर्न वन फैक्टोरियल का रिटर्न कर दिया, तभी मैं वो वैल्यू लेके 2 फैक्टोरियल कर सकता हूँ। 2 फैक्टोरियल जब रिटर्न होगा तभी मैं 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब 3 फैक्टोरियल रिटर्न होगा तभी मैं 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब 4 फैक्टोरियल रिटर्न होगा तभी मैं 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी ऊपर से नीचे रिटर्न होते जाएंगे और लास्ट पे मेन पे करेक्ट वैल्यू रिटर्न द्वारा फाइनल वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा। सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, इस वीडियो सीक्वेंस को, प्लेलिस्ट को आप बार बार देखिए जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। सीधा आप एक बार 2 बार देख के क्वेश्चंस पूछना बंद कीजिए। इसमें कमेंट्स में मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ये सारे वीडियोस कम से कम 4-5 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप छोटे प्रोग्राम लिख के
प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स लिखिए खुद अपने आप और उसे रिकर्शन ट्रेस या स्टैक द्वारा ट्रैक कीजिए कि कैसे वो फंक्शन कॉल हो रहा है और कैसे उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तभी आपको बड़ी आसानी से रिकर्शन समझ में आ जाएगा। और एक बार कह रहा हूँ रिकर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम जो आपके कैंपस प्लेसमेंट के मेन सब्जेक्ट्स है सी के साथ, वो बिल्कुल रिकर्शन पे डिपेंडेंट है क्योंकि 50% ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम का सिलेबस होगा रिकर्शन बेसिस पे।